हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बीपीएससी के लिए घटना चक्र और यहाँ पे हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में देख रहे हैं। आपके 110 क्वेश्चंस जो हैं वो अब तक हो चुके हैं। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हमने हिस्ट्री को कवर किया है। 12 लेक्चर्स में हिस्ट्री कवर हुई है और जो बचे हुए लेक्चर्स हैं उनमें हमने पॉलिटी कवर किया, जिसमें हम लोग 110 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं, लगभग अब तक 500 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कवर हो चुके हैं हिस्ट्री और पॉलिटी मिलाकर। तो कोशिश करिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, आते हैं 110वें क्वेश्चन से। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 330। ठीक है, आर्टिकल 330 के अंतर्गत 330 का ए का खंड क जो है, इसके तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर हम ख की बात करें, खंड ख की बात करें, तो इसमें असम के जो स्वशासी जिले हैं इनकी अनुसूचित जातियों को छोड़ के अन्य जो सभी अनुसूचित जातियां हैं इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं ख और ग में स्पेशली असम के जो स्वशासी जिले हैं इनमें अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो मतलब टोटल कहने का मतलब ये है, जो सभी 330 के अंतर्गत जितने भी खंड हैं वो सभी शेड्यूल कास्ट से संबंधित हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा जो है उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, फिर भी उससे पहले उसको भंग करना है। तो ऐसा कार्य जो होता है, क्योंकि लोकसभा में जो मेजॉरिटी का नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है वो सिफारिश करेगा प्रेसिडेंट से सिफारिश करेगा और उसके बाद लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 85(2) के खंड ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री किसके कहने पे? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। याद रखिएगा, ये जो कार्य है ये प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहा है, लेकिन सिफारिश के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा तो किया जाता है, पर उसकी इच्छानुसार नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अध्यक्ष के द्वारा नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वो भी मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, मंत्रिमंडल हुआ, या फिर अगर सिर्फ प्रधानमंत्री लिखा हुआ है तब भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो एक वर्ष में 2 सत्र चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ष में 2 बार। अच्छा, इसको समझते हैं। होता क्या है कि 3 सेशंस होते हैं। एक होता है हमारा बजट, ठीक है, एक होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून, और एक होता है हमारा विंटर। ठीक है, विंटर। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 सेशंस होते हैं। 3 बार सेशन जो होता है वो बुलाया जाता है, सत्र जो है वो बुलाया जाता है लोकसभा का। लेकिन प्रश्न के अनुसार चले तो यहाँ पे वर्ष में 2 बार लिखा गया है। किस तरह से लिखा गया ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो अनुच्छेद 85 के खंड 1 के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक होती है, इसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार वर्ष में लगभग 2 बार जो सत्र है वो बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कम से कम, तो मिनिमम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो मिनिमम की बात की जाए तो वर्ष में 2 बार। वहीं कितने बुलाए जाते हैं, तो अगर हम नॉर्मल ट्रेंड देखें तो 3 सेशन बुलाए जाते हैं। एक होता है बजट, एक होता है विंटर, एक होता है मॉनसून। ठीक है, तो 3 सत्र बुलाए जाते हैं। लेकिन अगर हम कम से कम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो मिनिमम तो 2 होने ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लगभग 403 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे इनकी अपनी राज्य की विधानसभा में। और वहीं अगर संसद की बात की जाए, लोकसभा में मतलब सेंट्रल में लोकसभा में जितने मेंबर्स जाते हैं तो उनकी संख्या हो जाती है 80। ठीक है, 80 मेंबर्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा में बिलोंग करते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रतिनिधि जो होते हैं 80 की संख्या में भेजे जाते हैं। वहीं बिहार की बात की जाए तो 40 होते हैं, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29 है, पश्चिम बंगाल में 42 है।
ठीक है, तो ये भी संख्या आप लोग देख सकते हैं। बिहार तो ज़रूर से याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी का पेपर है, कभी भी बिहार के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश का 80, बिहार का उसका आधा यानी कि 40, मध्य प्रदेश का 29 और पश्चिम बंगाल का 42। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न काल के हिसाब से चलेंगे। 1994 का प्रश्न है। 1994 में जो राज्य है उनका विभाजन नहीं हुआ था, मतलब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। तो बिहार तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। करेंटली बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश की है, द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र है। तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है, 48 सीटें जो है महाराष्ट्र से आती हैं, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 29, तमिलनाडु की 39 और बिहार की 40 सीटें हैं। ठीक है, और प्रश्नकाल में जब पूछा गया था तो उस समय लोकसभा में बिहार की जो सीटें हैं वो 54 हुआ करती थी और महाराष्ट्र की 48 हुआ करती थी। ठीक है, राज्य के गठन के बाद जो संख्या है उसमें परिवर्तन आया और अब की स्थिति में बिहार में 40 सीटें हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में। ठीक है, 1952 में लोकसभा का आम चुनाव जो है वो हुआ था। ठीक है, तो अगर हम लोग डेट देखें यहाँ पे तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य ये आम चुनाव हुआ था। और इसमें जो कुल सीटों की संख्या थी वो थी 489 सीटों पर ये चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद जो प्रथम अधिवेशन है लोकसभा का वो 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 13 मई 1952 को पहला अधिवेशन हुआ था। पहला जो सेशन था जब चुने गई थी सरकार, तो उनका जो पहला सत्र था वो 13 मई 1952 को हुआ था। और वहीं अगर चुनाव की बात की जाए तो 1951 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात के तरह उनको, मतलब जनसंख्या के अनुपात के अकॉर्डिंग ही उनका जो राज्यों में प्रतिनिधित्व होता है उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात पे होता है और इसका निर्धारण जो है संविधान की 4थी अनुसूची में कर दिया गया है। ठीक है, तो 4थी अनुसूची जो है संविधान का 4th शेड्यूल जो है वो प्रतिनिधि के बारे में, राज्यसभा में राज्य के कितनी सीटें होंगी इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, ये एक स्थायी सदन है, पर इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है, ऐसा अनुच्छेद 83 में कहा गया है, 83 के खंड 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? ठीक है, तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी सदन है। वहीं अगर इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसके आजीवन सदस्य नहीं होता है, 6 वर्षों के लिए बनते हैं, 6 वर्षों के लिए इसके सदस्य बनते हैं। ठीक है, और कुछ सदस्य जो होते हैं वो प्रति 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, अवकाश नहीं ग्रहण करते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी को भी नहीं प्राप्त है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, किसी को भी नहीं प्राप्त है। ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी के भी द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 80 में कहा गया। तो आर्टिकल 80 के अनुसार राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। कौन कौन से एरिया से? पहला है साहित्य, दूसरा विज्ञान, कला, समाज सेवा और विशेष ज्ञान या फिर व्यावहारिक अनुभव। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिटरेचर, साइंस या फिर आर्ट, सोशल सर्विस या फिर कोई विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव। ठीक है, सोशल सर्विस वगैरह। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, तो ये कौन होते हैं? भारत के
उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसा आर्टिकल 89 में कहा गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 64 के अनुसार राज्यसभा का जो पदेन है सभापति वो उपराष्ट्रपति होता है, पदेन अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसके साथ ही वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। वहीं अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो लोकसभा का राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी के सदस्यों के द्वारा होता है, सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये नहीं है, इनका नाम है यहाँ पे ओम बिरला है पर ये नहीं है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष जो है वो इस वक्त कोई नहीं है, ये रिक्त है, ये पद जो है वो रिक्त है। वहीं अगर अध्यक्ष की बात करें तो करेंटली भी ओम बिरला है हमारे अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो ये जब का प्रश्न है प्रश्नकाल के हिसाब से बताया गया है, पर अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो हमें करंट का पता होना चाहिए, कोई भी नहीं है अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए 6 महीनों से कम का। ठीक है, तो 6 महीनों का अंतराल जो है वो होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन नंबर बी के अनुसार है। तो यहाँ पे 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक होती है इसके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो मैक्सिमम 6 माह का होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। 0R जो हम लोग देखते हैं, 0R शून्यकाल, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो शून्यकाल देखते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है वह दिन जब संसद में कोई भी कार्य नहीं होता, गलत है ये। निलंबित प्रस्ताव, गलत है ये। स्थगन कार्य, ये भी गलत है। प्रश्न उत्तर सत्र, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें शून्यकाल का जो अर्थ होता है वो होता है कि पहली बात तो इसको शून्य काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 12 बजे नून में शुरू होता है। ठीक है, ठीक है, मध्याह्न में शुरू होता है 12 बजे, इसलिए इसको 0R कहते हैं। और इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी होते हैं, वो कोई भी मैटर ऐसा उठा सकते हैं जो कि करेंटली अर्जेंट इम्पोर्टेंस का हो। ठीक है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो और बहुत अर्जेंट हो, तो तत्काल में किसी महत्वपूर्ण विषय को सभा के सामने रखा जाता है तो वो 0R में किया जाता है। ठीक है, ये ऐसी अनुमति जो है ये अध्यक्ष के द्वारा पहले ही ली जाती है। तो 0 काल में क्या होना है ये अध्यक्ष को पहले ही पता होता है और अध्यक्ष ही डिसाइड करता है या अनुमति देता है कि इस मामले को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, अगर हम संसदीय प्रक्रिया की बात करें तो शून्यकाल जैसा कोई भी शब्द नहीं है। ठीक है, तो राजनीतिक शब्दावली की बात की जाए तो ऐसा कोई भी शब्द जो है वो नहीं है, इसलिए इसका जो विकल्प है वो कोई भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। विभाजन प्रणाली, तो यहाँ पे विभाजन प्रणाली का अर्थ है नीति और कार्यान्वयन से। ठीक है, तो नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है विभाजन प्रणाली। तो इसमें सचिवालय जो है वो नीति निर्माण का कार्य करता है और जबकि क्रियान्वयन संबंधित जो निकाय हैं वो एजेंसी होती है वो दूसरी होती है। तो नीति निर्माण जो कि अभी करेंटली नीति आयोग के द्वारा किया जाता है और इसका क्रियान्वयन जो है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको अगर देखें तो कौन सी ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके पास ये पावर होती है कि वो एग्जीक्यूटिव को ये बताए कि आपको कौन से रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आएगा। ठीक है, थोड़ा कठिन प्रश्न है। यहाँ पे अधीनस्थ विधान पर जो समिति बनती है यानी कि कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये जो होता है, ठीक है, इसी का कार्य होता है कि ये कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने के लिए
शक्ति प्रदान करती है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको बनाने के लिए शक्ति प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अधीनस्थ विधान पर जो समिति होती है इसमें 15 सदस्य होते हैं, स्थायी समिति होती है। ठीक है, यह समिति जो होती है वो कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद की रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये एक राज्य पार्टी है, सही है। ये एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है, ये भी सही हो जाएगा। और क्षेत्रीय पार्टी तो ये है ही। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की यदि बात की जाए तो निर्वाचन आयोग या निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो चुनाव के आधार पर जिस तरह से वोटिंग होती है उसके आधार पर पंजीकरण होता है। तो यदि किसी दल को राज्य स्तरीय दलों की जो मान्यता है वो तभी मिलती है जब ये सभी अर्हताएं जो हैं उनको पूर्ण कर लेता है। देखते हैं कौन कौन सी। तो पहला है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनावों में उस राज्य के कुल जो वैध मत हैं उनका 6% प्राप्त किया हो, या उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि 6% वोट मिल रहे हैं उसको तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यदि वह राज्य की लोकसभा में के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किया हो या फिर लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीती हो। ठीक, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा में कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो उसको प्राप्त किया हो। यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव से उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन में कम से कम इतनी सीटें प्राप्त हो। तो इस प्रकार ये सभी जो अर्हताएँ हैं, सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आम आदमी पार्टी ने पूरा किया है, इसलिए ये राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी हो गई है। ठीक है, इसके साथ ही ये एक राज्य पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है और एक रजिस्टर्ड पार्टी भी है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है उसको मतलब ई जो है वो सही माना जाएगा। वहीं जब बिहार लोक सेवा आयोग की बात की जाए, 2019 का पूछा गया प्रश्न है, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए को सही माना गया है। नेक्स्ट है, संसद में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ठीक है, यहाँ ज्वाइंट सिटिंग की बात हो रही है, ज्वाइंट सिटिंग जो कि आर्टिकल 108 में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे संसद में दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो कब आयोजित किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये भी गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए ये भी गलत हो जाएगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ये सही ऑप्शन है। तो जब भी मतभेद की स्थिति होती है तभी संयुक्त बैठक जो है वो किया जाता है। ये आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों को साथ में बैठाया जाता है और ये जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 108 के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो सबसे सर्वोच्च जो है वो है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सबसे सर्वोच्च स्थिति पे है। नेक्स्ट दिल्ली है। तो दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, संविधान की जो प्रथम अनुसूची है इसके अनुसार दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना है। ठीक है, ठीक, कौन सा राज्य नहीं, किस संशोधन से ये राज्य बना है। तो ये है 35वें संशोधन के अंतर्गत 35वें जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बना है। सिक्किम पहले एक यूनियन टेरिटरी या फिर संयुक्त राज्य के बीच में की तरह घोषित किया गया था। बाद में इसको 22वां राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। तो यहाँ पे 35वां संशोधन जो है 1974 में आया था। इसके द्वारा सिक्किम को भारत के सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। बाद में 36वां जो संविधान संशोधन होता है जो कि 1975 में आता है, उसके द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य जो है उसका दर्जा मिल जाता है। तो ऑप्शन में 36 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने 35वें ऑप्शन के साथ गए थे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पहले इसको एक सहयुक्त
राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। बाद में इसको 1 वर्ष के बाद इसको राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। ठीक है, यानी कि बिहार को काट के एक अलग राज्य यदि बनाना है तो राज्य की विधानसभा में अगर कानून पारित किया जाए तो ऐसा करके बनाया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। राज्यपाल के द्वारा, अध्यादेश द्वारा बनाया जा सकता है, नॉट पॉसिबल। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ये भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा मात्र संसद के द्वारा किया जा सकता है। संसद यदि चाहे, वो भी अगर वहाँ के गवर्नर जो हैं वो रेडी हो जाएं इस चीज़ पे, प्रेसिडेंट जो है वो तैयार हो जाए, तो संसद द्वारा यदि पारित किया जाएगा तो अनुच्छेद 3 के आर्टिकल 3 के अनुसार एक पृथक राज्य बिहार को काट के बनाया जा सकता है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। यदि संसद चाहे तो ऐसा संभव है। नेक्स्ट है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पे 2001-2002 का प्रश्न है। यहाँ पे संविधान का समीक्षा आयोग बनाया गया था जो कि फरवरी 2000 में बनाया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे M.N. वेंकटचलैया। ठीक है, तो पुराना प्रश्न है, बस इसको आप लोग याद कर सकते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2002 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ 1950 में हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, लेकिन संसद के अधिनियम के द्वारा नहीं हुई थी, यहाँ पे भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी, क्योंकि संविधान का एक आर्टिकल है 124 जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा है, आर्टिकल 124 जो है उसमें न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है वो मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी, तो पहले 7 थी, अब इसको 33 बना दिया गया है। ठीक है, तो मुख्य जो न्यायमूर्ति हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके अलावा 33 जो होते हैं हमारे जज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता कितनी है? तो यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि करेंटली हो गई है 33। ठीक है, तो पुराना जो कोई भी डेटा याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर हम लोग पुराना डेटा के हिसाब से चलेंगे। करंट डेटा जो है वो है 33, वो भी न्यायमूर्ति के अतिरिक्त। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है हमारे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आर्टिकल 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद यदि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो रिटायर होने की एज है वो है 65। वहीं यदि हाई कोर्ट की बात की जाए तो उसमें 62 है। ठीक है, तो उसमें 62 ईयर्स पे रिटायरमेंट होती है। किसमें? हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कितनी होती है? 65 वर्ष पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद से त्याग पत्र यानी अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसके नाम पर लिखते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम पर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यदि बात की जाए अगर हम लोग संविधान की बात करें तो संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 ये सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, प्रक्रिया और न्याय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो भाग 6 हो जाएगा 124 से लेकर 147 आर्टिकल। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ, जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रहा है। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या राज्य जो है वो कानून के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायालय जो है वो उनको शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है कि हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो न्यायालय है वो सबसे ऊपर है।
नेक्स्ट है भारत में न्यायिक प्रणाली किस आधार पर है, किस पर आधारित है, न्यायिक प्रणाली जो है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पे संविधान पर, हाँ, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, ये भी सही है, परंपरा पर, ये भी सही है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो संविधान पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर और परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो ये होता है हमारा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, जो होता है वो हमारा होता है गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गवर्नर। तो आर्टिकल 154 ए के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 154 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है किसी राज्य का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत गवर्नर जो है वो कार्य करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 6 जो है आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक, 153 से लेकर 167 तक राज्य के कार्यपालिका का वर्णन करता है, जिसमें राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है, महाअधिवक्ता आते हैं यानी कि एडवोकेट जनरल आते हैं। तो ये सभी जो है ये भाग 6 का पार्ट है, भाग 6 का पार्ट है आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित है। तो कौन कौन सम्मिलित है, अभी मैंने आपको बताया। जिस तरह से हमारे सेंट्रल में होता है पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, वहीं अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो उसमें जो विधायिका होती है इसमें आते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सिर्फ वही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ऐसा आर्टिकल 168 में दिया गया है कि राज्य की विधायिका में कौन कौन शामिल है, राज्यपाल, विधानसभा और यदि विधान परिषद एग्जिस्ट करती है उस स्टेट में तो विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इससे अध्यक्ष को निर्देश किया। ठीक है, ऐसा करने में वो उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यपाल यदि चाहे तो अध्यक्ष को निर्देशित कर सकता है कि विधानसभा के सत्र का आयोजन किया जाए। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जब भी आर्टिकल से संबंधित, वो भी इतना डेप्थ में जाके कि राज्यपाल से संबंधित एक आर्टिकल पूछा जा रहा है जिससे वो विधानसभा के अध्यक्ष को सत्र बुलाने को कह रहा है। तो ये क्वेश्चन जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसे जनरल नॉलेज में आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं 175 और उसका भी खंड 2। ठीक है, तो 175 और सब पार्ट 2 जो है इसके द्वारा ही राज्यपाल जो होता है वो अध्यक्ष को निर्देशित कर सकता है कि विधानसभा के सत्र का आयोजन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 175 इसका जो सब पार्ट है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है, तो ये है विधान पालिका परिषद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग राज्यों की बात करते हैं तो 2 चीज़ें होती है, एक होता है विधान मंडल और एक होता है विधान पालिका परिषद। ठीक है, तो यदि विधान पालिका परिषद जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब कि द्विसदन है अगर किसी स्टेट में, तो विधान पालिका परिषद जो होती है वो उच्च सदन कहलाती है और जो विधान मंडल होता है वो लोअर सदन कहलाता है, यानी कि विधानसभा जो होता है वो निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, तो विधानसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है और विधान पालिका परिषद जो होता है वो उच्च सदन होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है ना लोकसभा, राज्यसभा, तो राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है, लोकसभा क्या होता है, हमारा निम्न सदन होता है। अब सभी राज्यों में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद कम ही जगहों पे है, तो विधान परिषद क्या हो जाएगा, उच्च सदन कहलाएगा। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए से नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो राज्य विधान परिषद होते हैं इसके सदस्य जो होते हैं इनका निर्वाचन होता है, पर इनका निर्वाचन आम लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो पंचायत के सदस्यों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, स्नातक के द्वारा। ठीक है,
किसके द्वारा नहीं होता है? तो उद्योगपतियों के द्वारा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 171 के सब पार्ट 3 में दिया गया है कि विधान परिषद की जो संरचना है इसका उल्लेख किया गया है। इसके 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय को द्वारा, ठीक है, जो 1/3 सदस्य हैं वो स्थानीय जो निकाय हैं उनके द्वारा होते हैं, ठीक है, पंचायतों के द्वारा होते हैं। 1/12 सदस्य जो होते हैं वो स्नातक के द्वारा होते हैं। 1/12 सदस्य जो होते हैं वो अध्यापक चुनते हैं इनको, माध्यमिक स्तर के और निम्न स्तर के। और इसके साथ ही जो 1/3 सदस्य होते हैं इनको विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। शेष जो सभी सदस्य बचते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। उद्योगपतियों के द्वारा कुछ नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? ठीक है, तो किसी राज्य में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली है हमारी, ठीक है, तो इसकी जो संरचना है या फिर इसका विघटन है ये केंद्रीय संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आर्टिकल 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का जो अधिकार है ये संसद के पास होता है, ठीक है। तो संसद यदि चाहे तो विधानसभा की जो कुल सदस्य की संख्या है, ठीक है, यदि राज्य विधानसभा जो है वो चाहे और अपने जो सभी मेंबर्स हैं इनमें 2/3 बहुमत से ऐसा पारित करे कि वो चाहती है कि विधान परिषद की जो संरचना है या फिर उसका विघटन है वो कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसा ये जो अधिकार है ये सिर्फ केंद्रीय संसद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन सिफारिश जो है वो उसके राज्य के विधानसभा से आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये वाला प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा 151वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 150 क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद के सभी क्वेश्चन जो हैं वो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश आपको ये करना है कि बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने आपको इस लेक्चर में बताए हैं, तो इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और जो भी आर्टिकल आपको लगता है कि समझने योग्य है, लिखने योग्य है, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि रिवीजन के लिए ये सब चीज़ें जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। और अगर एक पेज पे एक साथ अगर कई सारे आर्टिकल लिखे हुए हों तो आपको याद करने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो है, जब भी आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है अनुच्छेद, ठीक है। जब अगर आपको आर्टिकल्स याद हैं तो आपको पॉलिटी जो होती है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी और पूरी तरह से आप उसके क्वेश्चंस जो हैं एकदम सही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो जनरल जानकारी के क्वेश्चंस होते हैं वो तो सही किए जा सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की हो, लेकिन अनुच्छेद पे यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो थोड़े से फंसने वाले होते हैं। वो भी अगर अनुच्छेद के अंदर सब पार्ट या सब क्लॉज में पूछा जाए तब तो और भी कठिन हो जाता है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि प्रश्न कहीं से भी पूछे जाए आप करने के लिए तैयार रहें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं आप लोग, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई बीपीएससी के लिए नई लेक्चर्स आने वाले हैं। हिंदी के लिए लेक्चर चलाए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए भी लेक्चर चलाए जा रहे हैं, इसके साथ ही मैथ्स के लिए भी लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी लेक्चर्स यदि आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो अपने आप और साथ ही अपने जो दोस्त हैं उन सभी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।